दोस्तों, आज हम सुनेंगे हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु को उनकी लिखी कहानी संवदिया में। यूँ तो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक युग में संवदिया यानी संदेश वाहक का कोई महत्व नहीं रह गया है, मगर अपने समय के परिप्रेक्ष्य में संवदिया की अहम भूमिका रही है। ये कहानी नारी मन की भावना, उनकी पीड़ा और करुणा को सूक्ष्मता से स्पर्श करता है। आइए सुनते हैं। हरगोविंद को अचरज हुआ, आज भी किसी संवदिया की जरूरत पड़ सकती है क्या? इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां की कुशल संवाद मंगा सकता है, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योरी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चांद सूरज को भी मालूम ना हो, फरेवा पंछी तक न जाने। पांव लागी बड़ी बहुड़िया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुड़िया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुड़िया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वो दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खत्म हो गया। 3 भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुड़िया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टहलती, बड़ी बहुड़िया हरगोविंद से कुछ न बोलेगी। वह अब चुप न रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हुई। चुप रह मुझों से निमुछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच ले। काबुली पहले कपड़े का दुकान करता था और जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता था। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ती थी मोदियाइन। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती चली गई तो बड़ी बहुड़िया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो। जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुड़िया की छल छलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुड़िया सिसकियाँ लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुड़िया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं, अब और नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से ना ले जाए तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? किसके लिए जीऊँ? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगानी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुड़िया आँच के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी,
आने का खर्चा माँ से ले लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की ही गाड़ी से जा रहा हूँ बहुरिया। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप शून्य भाव दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोविंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया हो ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम तो नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहोगे। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवाद की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों में गूंजने लगी। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे पर बंधी खूसी भूखी प्यासी टिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बेहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बेहपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, मतलब बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई हैं वह भी तो रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भौंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहपुर, खगड़िया और बड़ौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी वहीं लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है सचमुच सुराज है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में कितनी बार गाड़ी छूट गई उसकी। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किसके लिए जीऊँ मैं? बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? थाना बेहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही जब गांव छोड़कर आवेगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव के नाम से थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? बिना मन के हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, ना जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब ठीक है। उधर पानी बूंदी पड़ा है? बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सभी राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा संवाद। उसने उस बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया। कोई संवाद? संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुड़िया ने कहा है यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुड़िया के ऊपर ही तो है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। अब वहाँ क्या रह गया है? जमीन जायदाद सब चले गए। तीनों देवर शहर जाकर बस गए। कोई खोज खबर नहीं लेता। मेरी बेटी अकेली है। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वह बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही, स्वांग नहीं। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुड़िया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुड़िया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएगी? बूढ़ी माता ने अपने हाथ से हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुड़िया दलान पर बैठी उसकी राह देख रही होगी, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुड़िया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई नहीं देते, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की सब्जी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुड़िया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भरा हुआ है। पेट भर जलपान जो कर लिया। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही थी। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया, क्या करने आया था? वह क्यों झूठ बोला? नहीं, सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुड़िया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए इतना दर्द सहेगी? बड़ी बहुड़िया ने कहा है भाभी के बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुड़िया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती रही। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुड़िया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए। दशहरा में मैं भी बड़ी बहुड़िया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसा जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं है, हो सकेगा थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुड़िया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राख खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का ही टिकट हो सकेगा, और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक का ही। बिना टिकट वह एक स्टेशन नहीं जा पाएगा। डर के मारे उसका देह का आधा खून गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ गया था, क्या करने गया था, क्या करके आया? बड़ी बहुड़िया को क्या जवाब देगा? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगाछी, कुशियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना था, मगर उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुड़िया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? वह पैदल ही चला जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चढ़ पड़ा। 10 कोस तो मानो बाइक के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी ली। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है।
माँ की सौगात बेटी के लिए नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खाएगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुड़िया को? उसके पैर लड़खड़ाए। ओह, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ पैदल चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुड़िया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुड़िया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार किस राह से किधर जा रहा है? नदी है। कहाँ से आई है नदी? नदी नहीं, खेत है। यह झोपड़ी है। हाथी है। ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? यहीं कोई रोशनी नहीं है? किससे पूछे? वहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी है या धरती? हरगोविंद भाई आ गए? बड़ी बहुड़िया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है? हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुड़िया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुड़िया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ खोलो, पियो ना। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुड़िया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुड़िया के पैर पकड़ लिए। बड़ी बहुड़िया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुड़िया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। अब मैं निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो ना। बड़ी बहुड़िया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूरा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी।